हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है पीसीएम सिस्टम। ठीक है, या फिर बोलना चाहिए एनकोडिंग। तो हम लोग अभी पीसीएम सिस्टम के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। पीसीएम सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब। तो इससे पहले हमने सैम्पलिंग पढ़ा है और हमने पढ़ा हुआ है क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में से कोई एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग पीसीएम सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो पीसीएम सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये पीसीएम सिस्टम का मतलब होता है ए टू डी कन्वर्टर, एक टाइप से एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम। ठीक है, तो इसके तीन स्टेप होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है सैम्पलिंग, देन होता है क्वांटाइजेशन, एंड थर्ड होता है आपका एनकोडिंग। सो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल रहता है और यहाँ पे आपको आउटपुट में मिलता है डिजिटल सिग्नल। क्लियर है, ये इसका ब्रीफ ब्लॉक डायग्राम है ना। मैं पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल सिग्नल रहता है मैसेज सिग्नल, उसको लो पास जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी अलियासिंग फिल्टर, उसे पास करते हैं। उसके बाद उसको सैम्पल करते हैं बाय यूजिंग सैम्पलर। तो सैम्पलर हमने पढ़ा हुआ है, तीन टाइप का सैम्पलिंग थ्योरम, तीन टाइप का सैम्पलिंग पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग से क्या होता है, कोई भी कंटिन्यूस सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी टाइम में तो डिस्क्रीट होता है बट इसका एम्पलीट्यूड अभी भी कंटिन्यूस टाइप का रहता है, मतलब ये लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में वेरी करते रहता है। ठीक है, सो ये जो सैम्पलर रहता है वो एनालॉग सिग्नल को, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो सैम्पल्स के फॉर्म में। देन उसके बाद इस सैम्पल्स को हम लोग पास करते हैं क्वांटाइजर से। क्वांटाइजर क्या करता है, क्वांटाइजर के पास कुछ डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड लेवल्स रहते हैं, कुछ फिक्स लेवल रहते हैं, 8, 9, 10 इस टाइप से, या 256, 8, 16, 64, 128, 256, 2 इस टाइप से कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ लेवल्स रहेंगे, एम्पलीट्यूड के लेवल्स। ठीक है, वो इन्हीं कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। मतलब अगर किसी क्वांटाइजर का केवल दो लेवल है, एक लेवल होगा लेट्स से 0.5, एक लेवल है 1.5, तो उसका आउटपुट केवल दो ही रहेगा, आइदर 0.5 या तो 1.5। अगर किसी क्वांटाइजर का लेट से 4 लेवल है, 1, 2, 3 और 4, तो वो वही केवल 4 ही आउटपुट देगा, 1, 2, 3, 4। तो जो इनपुट सैंपल्स रहता है उसके पास बहुत सारे एम्पलीट्यूड लेवल्स रहते हैं, मतलब इस टाइप से काफ़ी सारे एम्पलीट्यूड लेवल रहते हैं। तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 1.2, 2, 3, 2.5 इस टाइप से न्यूमरस नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड लेवल्स रहते हैं। इसको जब हम लोग क्वांटाइजर से पास करते हैं तो क्वांटाइजर इनको सबको अप्रॉक्सीमेट कर देता है कुछ सर्टेन लेवल्स में। फॉर एग्जांपल 0 से 1 वाले को 0.5 बोल देता है, 1 से 2 में जो जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको 1.5 अलॉट कर देता है। तो इस टाइप से वो कुछ सर्टेन डिस्टिंक्ट लेवल में हमारे जो इनपुट सैंपल्स हैं उनको वो फिक्स कर देता है। ठीक है, तो क्वांटाइजर कुछ फिक्स लेवल में मेरे को आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था क्वांटाइजर तक। नाउ एनकोडर क्या करता है, ठीक है, नाउ आवर टॉपिक इज एनकोडर, ये पीसीएम एनकोडर। तो यहाँ तक हमने क्वांटाइजर तक पढ़ लिया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर इज फेड टू द एनकोडर, जो आउटपुट का रहता है क्वांटाइजर का उसको हम लोग एनकोडर में फीड करते हैं। तो मान लीजिए जो मेरा क्वांटाइजर है उसके पास कुछ ये सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज लेवल्स हैं, 0.5, 1.5, ठीक है, एंड लेट्स से 2 या 2 नहीं 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा करके। ठीक है, कुछ लेवल्स हैं मेरे क्वांटाइजर के पास, m नंबर ऑफ लेवल्स हैं, M0, M1, M2, M3, M4 इस टाइप से, M5, कुछ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ लेवल्स हैं। सो मेरा आउटपुट इन्हीं किसी एक लेवल में रहेगा। जो भी इनपुट दूंगा मैं इस क्वांटाइजर को, मान लीजिए ये इनपुट दे रहा हूँ, तो ये इनपुट को किसी एक लेवल में मैप करेगा मेरा क्वांटाइजर। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एनकोडर क्या करता है, एनकोडर ये सब लेवल्स को, जो क्वांटाइजर के लेवल है उनको कोड करता है, उनको एक एक कोड देता है, बाइनरी कोड। तो मान लीजिए इसने सबसे नीचे वाले लेवल को, यानी कि इसको 00 बोल दिया, 000, इसको बोल दिया 001, इसको बोल दिया 010, इसको बोल दिया 101, 100, इसको बोल दिया 101। इस टाइप से एनकोडर क्या करता है,
हर क्वांटाइजेशन लेवल को एक एक कोड कर देता है डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी बिट में। ठीक है, तो एनकोडर का सिंपल सा काम होता है सारे क्वांटाइजेशन लेवल को एक कोड प्रोवाइड करना। तो ये हमारा इनकोड करता है। ठीक है, एम डिस्टिंक्ट जो लेवल्स रहते हैं क्वांटाइजर के, उनको एक एक कोड प्रोवाइड करना। तो कोड करने के लिए, हर लेवल को कोड करने के लिए मान लीजिए वो n नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करता है। तो अगर मेरे पास ऐसा समझिए कि क्वांटाइजर के 2 लेवल्स हैं। ठीक है, ये क्वांटाइजर है, इसके 2 लेवल्स हैं, एक है 0.5 और एक है 1.5। तो इन 2 लेवल्स को कोड करने के लिए मेरे को कितने बिट की ज़रूरत पड़ेगी? मिनिमम मेरे को 1 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 0 और 1। या तो इसको 0 कर सकता हूँ, इसको 1 कर सकता हूँ, या तो इसको 0 कर सकता हूँ, इसको 1 कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1 बिट से ये दोनों लेवल आपके क्वांटाइज हो जाएंगे। मिनिमम 1 बिट की ज़रूरत तो पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास टोटल 4 लेवल्स हैं, 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5, ऐसे 4 लेवल्स हैं क्वांटाइजर के। तो इनको इनकोड करने के लिए मेरे को मिनिमम 2 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसी टाइप से अगर मेरे पास 8 लेवल्स हैं तो इनको इनकोड करने के लिए मेरे को मिनिमम 3 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास m नंबर ऑफ लेवल्स हैं तो उस m नंबर ऑफ लेवल्स को इनकोड करने के लिए मेरे को मिनिमम जो बिट की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 2n। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक एक लेवल को n नंबर ऑफ बिट से इनकोड कर रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ लेवल होगा m, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2n। ये क्लियर है? ठीक है, तो टोटल मेरे पास m और n के बीच में जो रिलेशन, नंबर ऑफ लेवल्स और ईच लेवल को इनकोड करने के लिए जो बिट है उसके बीच का रिलेशन होगा ये 2n। मान लीजिए मेरे पास 6 लेवल्स हैं, टोटल 6 लेवल्स हैं, M0, M1, M2, M3, M4 एंड M5। तो टोटल 6 लेवल है मेरे पास। तो इन 6 लेवल्स को इनकोड करने के लिए मिनिमम कितनी बिट की जरूरत पड़ेगी? मेरे पास m इज इक्वल टू कितना है? 6। तो इस 6 लेवल को इनकोड करने के लिए मेरे को मिनिमम बिट की जरूरत कितनी पड़ेगी? n इज इक्वल टू होगा 3। मिनिमम 3 बिट की जरूरत पड़ेगी, 3 से कम में ये 6 लेवल इनकोड नहीं हो पाएंगे। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखो 6 इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3, 6 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। सो मेरे को ये है मेरा नंबर ऑफ लेवल्स और ये है मेरा नंबर ऑफ बिट्स। तो एनकोडर क्या करता है, टोटल जो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं ईच क्वांटाइजेशन लेवल को वो कुछ बिट्स में एनकोड कर देता है, नंबर ऑफ बिट्स में। क्लियर? ठीक है, तो इफ़ m इज लेस देन इक्वल टू पावर n, तो n का फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 2m। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स एंड m इज द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल एंड n इज द नंबर ऑफ बिट टू एनकोड ईच क्वांटाइजेशन लेवल। ईच क्वांटाइजेशन लेवल, हर एक क्वांटाइजेशन लेवल को इनकोड करने के लिए जो बिट चाहिए वो है n। ठीक, इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक का पीसीएम सिस्टम को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है xt जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है fm। ठीक है, इस सिग्नल को मेरे को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो सिग्नल है वो -2 से +2 के बीच में वेरी कर रहा है। तो अगर कोई सिग्नल -2 से +2 के बीच में वेरी कर रहा है तो मैं इसको एक क्वांटाइजर से पास करता हूँ, और वो क्वांटाइजर है 4 लेवल का, मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं क्वांटाइजेशन लेवल 4। उसका स्टेप साइज है 1 वोल्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कैसे आता है। कोई सिग्नल -2 से +2 के बीच में वेरी कर रहा है और क्वांटाइजेशन लेवल उसका 4 है, तो हम लोग स्टेप साइज निकाल लेते हैं 4। उसके क्वांटाइजेशन लेवल होंगे ये -1.5, -0.5, 0.5, 1.5। मतलब अगर कोई सिग्नल 0 से 1 के बीच में रहेगा तो वो उसको क्वांटाइज करेगा 0.5 में। अगर सिग्नल
1 से 2 के बीच में आएगा तो क्वांटाइजर मेरे को उसको क्वांटाइज करेगा 1.5 में। अगर सिग्नल 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो क्वांटाइजर उसको क्वांटाइज करेगा -0.5 में। अगर सिग्नल -1 से -2 के बीच में आ रहा है तो क्वांटाइजर उसको क्वांटाइज करेगा -1.5 पे। ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। ये क्वांटाइजर है, तो इसके 4 लेवल हैं। इनके 4 लेवल कौन कौन से हैं? -1.5, -0.5, 0.5 और 1.5। ये 4 क्वांटाइजेशन लेवल हैं, M0, M1, M2, M3। अब एनकोडर ने क्या किया है, इन चारों लेवल को एक एक कोड दे दिया है। M0 को कोड दिया है 00, M1 को कोड दिया है 101, M2 को कोड दिया है 2 यानी कि 10, M3 को कोड दिया है 11 यानी कि 3। तो एनकोडर ने इनको डिजिटल कोड दे दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस सिग्नल को मैं करता हूँ सैम्पल। तो ये सिग्नल को सैम्पल किया मैंने XT को, दिस इज सैम्पल्ड वर्जन। तो इसके कुछ सैम्पल लिए मैंने, जैसे कि 0.1, 0.4, 0.6, 1.4, 1.6, 2, 1.5, 1.4, 0.4, 0.2, -0.2, -0.4, -1.2, -1.4, -2, -1.4, -1.3, -0.4 और -0.2, ये सब सिग्नल के सैंपल्स हैं। तो मैंने कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हैं इसके सिग्नल के, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सिग्नल का सैंपल वर्जन है। मतलब सबसे पहले मैं सिग्नल को किससे पास किया? सैम्पलर से। सैम्पलर से पास होने के बाद ये मेरे को सैंपल वर्जन मिल गया सिग्नल का। अब देखिए इसको मैं पास कर रहा हूँ क्वांटाइजर से, तो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो आपका क्वांटाइजर का लेवल्स है। तो देखिए जब सिग्नल जो भी सैंपल्स 0 से 1 के बीच में रहेगा उसके लिए क्वांटाइजर क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा? 0.5। फॉर एग्जांपल 0.1, 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो क्वांटाइजर उसके रिगार्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 0.5। तो 0.1 को कहाँ मैप करेगा? वो 0.5 में, ठीक है। वैसे ही जो भी सिग्नल 1 से 2 के बीच में आएगा उसको क्वांटाइजर कहाँ पे मैप करेगा? 1.5 में। फॉर एग्जांपल 1.6, तो 1.6 को कहाँ पे मैप करेगा क्वांटाइजर? 1.5 में। 2 को कहाँ मैप करेगा? 1.5 में। 1.5 को कहाँ मैप करेगा? ये भी 1.5 में, और 1.4 को भी 1.5 में। तो जो सिग्नल 0 से 1 के बीच में आएगा उसके लिए क्वांटाइजर आउटपुट देगा 0.5। जो सिग्नल 1 से 2 के बीच में आएगा उसके लिए क्वांटाइजर आउटपुट देगा 1.5, ठीक है। उसी टाइप से जो सिग्नल 0 से -1 के बीच में आएगा, लेट्स से -0.2, -0.4, ठीक है, उसके लिए क्वांटाइजर आउटपुट देगा -0.5। तो ये -0.2 के लिए आउटपुट आएगा -0.5, -0.4 के लिए आउटपुट आएगा -0.5। तो इसको इसमें मैप करेगा। सिमिलरली -1 से -2 के बीच में जो सिग्नल आएगा, लेट्स से -1.2, -1.4, इसको क्वांटाइजर मैप करेगा -1.5 पे, और -2 को भी कहाँ मैप करेगा? -1.5 पे। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये जो सिग्नल, ये पहला सिग्नल, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, ये 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। तो इनको कहाँ पे मैप करेगा? 0 से 1 वाले को 0.5 में। तो इसकी वैल्यू 0.1, 0.4 और 0.6, ध्यान रखना ये 3 सैंपल को देखना। इसको क्वांटाइजर का आउटपुट कैसा रहेगा इनके लिए? ये तीनों के लिए आउटपुट रहेगा 0.5। पहला सैंपल, दूसरा, तीसरा, तीनों के लिए क्या आउटपुट आया? 0.5। तो 0.1 के लिए भी 0.5, 0.4 के लिए भी 0.5, 0.6 के लिए भी 0.5। उसी टाइप से देखो ये जो सिग्नल 1 से 2 के बीच में आ रहा है उसको मैपिंग हो रही है वहाँ पे +1.5 पे। तो 1.4, 1.6, 2, 1.5 और 1.4, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों सैंपल 1 से 2 के बीच में आ रहे हैं। इन पाँचों सैंपल को 1.5 पे मैप करेगा। तो क्वांटाइजर का आउटपुट देखो 1.5, 1.5, ये सब आ गया 1.5। एंड इन सिमिलर मैनर ये दोनों 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं, इनको 0.5 में मैप हो जाएगा। ये दोनों सिग्नल 0 से -1 के बीच में आ रहे हैं, -0.5 में मैप हो गए। ये देखो ये दो सिग्नल जो हैं, ये वाले सिग्नल 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों सिग्नल, ठीक है, ये आपके -1.5 में मैप होंगे। तो ये -1.5 में मैप हो गए। एंड उसी टाइप से ये दो सिग्नल फिर से -0.5 पे मैप हो गए। तो ये देखो ये सैंपल हुआ सिग्नल का, ये सिग्नल का सैंपल हुआ, उस सैंपल को मैं क्वांटाइजर से पास किया तो ये क्वांटाइजर का आउटपुट आया। अब मैंने क्या बोला था, हर एक लेवल को एनकोड किया गया है। तो जो सैंपल 0.5 में क्वांटाइज हुआ
उसको हम लोग कोड देंगे 10, क्योंकि उसका हमने कोड दिया हुआ है 10, 0.5 को क्या कोड दिया इनकोडर ने 10, तो उसको मैं कोड दूंगा 10, मतलब उसके रिगार्डिंग, इस सैंपल के रिगार्डिंग कोड जाएगा मेरा 10, ठीक है। उसी टाइप से दूसरे सैंपल के लिए 10, तीसरे सैंपल के लिए भी 10। जो सैंपल सैंपल 1.5 में जाके क्वांटाइज हुआ है उसको कोड मिलेगा 11, तो उन सबको कोड मिल जाएगा 11, क्योंकि 1.5 को मैंने क्या कोड दिया 11। इन सिमिलर मैनर जो -0.5 में जाके क्वांटाइज हुआ है उसको मिल जाएगा 01, ये देखो, और जो -1.5 में जाके इनकोड हुआ है उसको मिल जाएगा कोड 00। इस टाइप से ये जो सिग्नल थे, ये इतने सारे सैंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सिग्नल, ये जो सैंपल्स हैं इनको मैं 1 बाई 1 ट्रांसमिट कर रहा था। तो इनके रिगार्डिंग बाइनरी सिग्नल क्या जा रहा है, ये पहले सैंपल के रिगार्डिंग बाइनरी सैंपल, दूसरे सैंपल के रिगार्डिंग, मतलब इस वाले सैंपल के रिगार्डिंग बाइनरी सैंपल क्या जा रहा है 10, दूसरे सैंपल के रिगार्डिंग बाइनरी सैंपल क्या जा रहा है 10। इस टाइप से देखो एक एक सैंपल के लिए बाइनरी सैंपल लिखा हुआ है, तो टोटल ये सिग्नल जाएगा। तो ये एनालॉग सिग्नल था मेरा, ये वाला। इस एनालॉग सिग्नल का डिजिटल वर्जन ये है, तो ये कंप्लीट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले मैंने इनको सैंपल किया, इस सिग्नल को, ये सैंपल वर्जन है। उसके बाद इस सिग्नल को क्वांटाइज किए, ये उसका क्वांटाइज वर्जन है, और फिर क्वांटाइजेशन करने के बाद उसका इनकोडिंग किए। तो ये 3 स्टेप जब कंप्लीट होता है तो एनालॉग सिग्नल कंप्लीट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ बाइनरी 1 एंड 0। इवन बाइनरी 1 के लिए मैं 5 वोल्ट और बाइनरी 0 के लिए 0 वोल्ट या -5 वोल्ट सेंड करूँगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगा। वन जीरो 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ऐसा करके ये पूरा 1 1 1 1 फिर 1 0 इस टाइप से ये जाएगा, ठीक है। तो आप 0 के रिगार्डिंग -5, 1 के रिगार्डिंग +5 वोल्ट सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू अ केबल। तो इस टाइप से बाइनरी सिग्नल में हम लोग सिग्नल को कन्वर्ट करके भेजते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट पीसीएम सिस्टम। नाउ द बैंडविड्थ ऑफ द पीसीएम सिस्टम, कि पीसीएम सिस्टम की बैंडविड्थ क्या होती है, कि चैनल का बैंडविड्थ क्या होता है, पीसीएम सिस्टम का बैंडविड्थ क्या होता है। तो मान लीजिए एक्सटी कोई सिग्नल है, ये एक्सटी था, एनालॉग सिग्नल था ये, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी एफएम। क्लियर, ये एक्सटी था, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी एफएम। इसको मैंने सैंपल किया विथ ए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस, वेयर एफएस इज ग्रेटर देन 2 एफएम। ये हम जानते हैं सैम्पलिंग से। तो इसको मैंने सैंपल किया विथ एफएस फ्रीक्वेंसी से, एफएस ग्रेटर देन 2 एफएम। तो एफएस क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सैंपल्स सेंडिंग पर सेकेंड, कितने सैंपल 1 सेकंड में भेज रहा हूँ। तो एफएस सैंपल मैं 1 सेकंड में भेज रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है। तो एफएस इज नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में मैं कितने सैंपल ले रहा हूँ सिग्नल के, दैट इज एफएस। तो एफएस इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सो वी आर सेंडिंग एफएस सैंपल्स पर सेकंड, और ईच सैंपल, देखो कितने सैंपल भेज रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे सैंपल्स भेज रहा हूँ मान लो 1 सेकंड में। ईच सैंपल, हर सैंपल को n बिट से, यहाँ पे तो 2 बिट लगाया हूँ, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ बिट भी हो सकते हैं। अगर क्वांटाइजर का लेवल ज़्यादा रहेगा तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स मेरे को लगेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन का लेवल, अभी 4 लेवल थे क्वांटाइजर के, 8 लेवल रहते तो एक एक जो सैंपल है उसको 3-3 बिट से इनकोड करता। अगर 16 लेवल रहते क्वांटाइजर के तो एक एक जो सैंपल है उसको 4-4 बिट से इनकोड किया जाता है। तो जितने नंबर ऑफ लेवल बढ़ते जाएंगे उतने नंबर ऑफ बिट्स बढ़ते जाएंगे। तो फॉर अगर m लेवल्स हैं तो हर एक सैंपल को n बिट से मैं इनकोड करूँगा, ये देखो, ठीक है। सो यहाँ पे कितने सैंपल्स हैं टोटल, fs सैंपल्स हैं पर सेकंड, 1 सेकंड में मैं fs नंबर ऑफ सैंपल भेज रहा हूँ, और हर सैंपल को अगर मैं n नंबर ऑफ बिट से इनकोड कर रहा हूँ, तो एक एक सैंपल को के पीछे मैं कितने बिट सेंड कर रहा हूँ, n नंबर ऑफ बिट्स। जैसे कि यहाँ पे एक एक सैंपल के पीछे मैं 2-2 बिट सेंड कर रहा हूँ, हर सैंपल को 2-2 बिट से इनकोड किया हुआ है, ठीक है। तो हर सैंपल के पीछे मैं n नंबर ऑफ बिट सेंड कर रहा हूँ, यानी कि हर सैंपल को n नंबर ऑफ बिट से इनकोड किया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास 1 सेकंड में मेरी फ्रीक्वेंसी fs इज इक्वल टू 10 है, ठीक है,
मतलब मैं 1 सेकंड में 10 सैंपल्स भेज रहा हूँ, 10 सैंपल पर सेकंड, इसका ये मतलब होता है 1 सेकंड में किसी सिग्नल का मैं 10 सैंपल भेज रहा हूँ और हर सैंपल को मैंने 2 बिट से एनकोड किया हुआ है, हर सैंपल को 2 बिट से एनकोड किया हुआ है। तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 20 बिट्स पर सेकंड में सेंड कर रहा हूँ। तो उसी टाइप से मेरे पास fs सैंपल्स पर सेकंड है और हर सैंपल को मैंने n नंबर ऑफ बिट्स से एनकोड करके रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, जिसको बोलता हूँ मैं बिट रेट, वो हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड इनटू नंबर ऑफ बिट्स टू इनकोड ईच सैंपल, दैट इज nfs, दैट इज बिट रेट। तो बिट रेट हो जाएगा n इंटू fs। अब बैंडविड्थ होती है RB/2, तो PCM की बैंडविड्थ होती है, मिनिमम बैंडविड्थ वो होती है बिट रेट बाई 2। सो दिस विल बी nfs/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। अब मान लीजिए मेरे पास 10 सिग्नल है, ठीक है, अगर मेरे पास 10 नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, 10 सिग्नल्स हैं और हर सिग्नल का, इसको यहाँ पे बनाता हूँ मैं, मेरे पास 10 नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, 10 डिफरेंट सिग्नल हैं, x1 x2 x3 ऐसा करके x10। तो मेरे पास टोटल 10 सिग्नल्स हैं। ये 10 सिग्नल को मैं TDM करता हूँ, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, मतलब हर का एक एक सैंपल लेता हूँ एक एक बार में और हर सिग्नल का मैं 5 सैंपल सेंड करता हूँ, एक एक सिग्नल का 5 सैंपल। fs इज इक्वल टू 5 है सबका, ठीक है, तो सबका fs इज इक्वल टू 5 है। ऐसे मेरे पास 10 सिग्नल्स हैं, लेट्स से n इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो मेरे पास टोटल कितने सिग्नल्स हैं, 10 सिग्नल्स हैं। हर सिग्नल का मैं 1 सेकंड में कितना सैंपल भेज रहा हूँ, 5 सैंपल, 1 सेकंड में हर सिग्नल का 5 सैंपल, टोटल 10 सैंपल सिग्नल्स हैं। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने जाएंगे, n इंटू fs यानी कि 50। एक सिग्नल का 5 सैंपल, ऐसे 10 सिग्नल हैं, उनको टाइम में मल्टीप्लेक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। जब ये कम्यूटेटर एक बार घूमेगा तो सबका एक एक सैंपल लेगा, फिर दूसरे बार घूमेगा तो फिर सबका एक एक सैंपल लेगा, ऐसे 10 बार घूमेगा ये 1 सेकंड के अंदर, तो सबका 10 सैंपल ले लेगा सभी सिग्नल का। तो ये पहली बार में सबका पहला सैंपल x1 x1 x2 x3 x10, फिर ये दूसरे राउंड जब घूमेगा तो सबका दूसरा सैंपल। तो इस टाइप से मेरे पास 10 सिग्नल हैं, सब के मैं 5 सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है। सो 1 सेकंड में एक सिग्नल का अगर मैं 5 सैंपल भेज रहा हूँ तो ऐसे 10 सिग्नल हैं, तो टोटल कितने सैंपल भेजूंगा मैं, n इंटू fs यानी कि 50 सैंपल्स पर सेकंड सेंड करूँगा। ये हमने पढ़ा हुआ है PAM के अंदर, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ PAM। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं हर एक सैंपल को 2-2 बिट से एनकोड कर रहा हूँ, स्मॉल n, अगर मैं हर एक सैंपल को 2-2 बिट से एनकोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कितने हो जाएंगे, हर सैंपल 2-2 बिट से एनकोड हुआ है। मेरे पास 10 सिग्नल हैं, हर सिग्नल का 5 सैंपल पर सेकंड भेज रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल मैं 50 सैंपल भेज रहा हूँ 1 सेकंड में। अब एक एक जो सैंपल है वो 2 बिट से एनकोड हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हो जाएंगे पर सेकंड, 2 इंटू 50 यानी कि 100 बिट्स पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ RB इज इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल N इंटू fs, दैट इज द बिट रेट ऑफ TDM PCM वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स to be multiplex, number of signals, and fs is the sampling frequency of each signal, ठीक है। तो ये हो जाता है बिट रेट और इसका बैंडविड्थ हो जाएगा RB/2 यानी कि n fs/2। दिस इज द मिनिमम बैंडविड्थ फॉर TDM PCM सिस्टम और इसको बोलते हैं TDM PCM सिस्टम। तो सिमिलर टू PAM सिस्टम ही होता है, बट यहाँ पे एक एक सैंपल के ऊपर कोड लगा देते हैं हम लोग, उसको कोड भी कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ सिमिलर रहता है, TDM PAM और TDM PCM में कोई अंतर नहीं होता, वो उसी का एक फर्दर स्टेप होता है आगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द PCM सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ा अगर आपको क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द PCM सिस्टम, तो आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाना। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 2 नंबर का, 7 नंबर का, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेन द PCM सिस्टम,
ये ब्लॉक डायग्राम बनाना, एक एक चीज़ को इसमें एक्सप्लेन करना। ये रीजनरेटिव रिपीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। सैम्पलर क्या होता है, क्वांटाइजर क्या होता है और एनकोडर क्या होता है। अब जब ये सिग्नल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको थ्रू वायर हम सेंड कर देते हैं, आइदर वायर या वायरलेस। जब ये थ्रू वायर जाते हैं, बहुत लंबा दूरी तय करते हैं, जैसे कि आपका घर में टेलीफोन लाइन लगा है, तो ये बेसिकली लैंडलाइन टेलीफोन जो होते थे उसमें यूज़ होते थे ये, ठीक है, पुराने ज़माने में। तो जब टेलीफोन सिस्टम लगा है तो यहाँ से लेकर आपके पूरे BSNL ऑफिस तक, जो भी आपका टेलीफोन एक्सचेंज रहता है वहाँ तक वो सिग्नल जाता था। तो बीच में उसमें नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाता था। ये जो नॉइस है वो क्वांटाइजेशन नॉइस वाला अलग नॉइस नहीं है, ये दूसरा नॉइस है, क्योंकि अब हमारा सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है तो कुछ नॉइस इंक्लूड हो जाता था। तो हम लोग सिग्नल भेजते थे ऐसे 1 0 1 0, मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, तो ये क्या करते थे, इसको सिग्नल को करप्ट करते थे। तो जैसे ये 1 सिग्नल के लिए ये पल्स भेजा तो ये पल्स को थोड़ा सा करप्ट कर देते थे, ठीक है। अगर ये ज़्यादा करप्ट हो गया इस टाइप से तो ये 0 टाइप से रीड हो जाएगा, है ना। मतलब मैंने ऐसा समझिए कि मैं ये सीक्वेंस भेज रहा हूँ 1 0 1 0 1 1 ऐसा, तो 1 के लिए पल्स, 0 के लिए पल्स, 1 के लिए 0 के लिए ये 1 0 1 0 1 0 1 1। अब मान लीजिए इसको सिग्नल को भेजा, अब बीच में इसमें आ गया नॉइस, तो नॉइस क्या करेगा, इसके एम्पलीट्यूड को करप्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा ये सिग्नल। तब ये छोटा मोटा करप्शन तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा पीक आ गया बीच में कहीं पे, ये ज़्यादा करप्शन ज़्यादा हो गया, नॉइस ज़्यादा आ गया, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डिकोडर रहेगा, यहाँ पे डिकोडर लगा रहता है, वो डिकोड करने का काम करता है, ठीक है। तो हमने भेजा है 0, लेकिन वो डिकोडर चूंकि ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा तो इसको 1 रीड कर लेगा। तो क्या इनपुट आउटपुट देगा, 1 0 1 0, ये आउटपुट देगा, जबकि जो कि इससे पूरा गलत हो जाएगा आउटपुट हमारा, जो सिग्नल भेजा था उससे करप्ट हो जाएगा। तो ये जो नॉइस आता है इसको बीच बीच में दूर करते रहना पड़ता है हमको, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ये रीजनरेटिव रिपीटर्स, ठीक है। तो सिग्नल जो है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा थ्रू दिस मॉड्यूल, उसके बाद उसको हम लोग सेंड करेंगे रीजनरेटिव रिपीटर से, फिर वो रिसीवर में जाएगा, रिसीवर में वहाँ पे आपका एक सर्किट रहेगा, कुछ सर्किट रहेगा और वहाँ पे एक डिकोडर रहेगा। तो वो डिकोडर जो रहेगा वो जो हमारा बाइनरी डिजिट आ रहा है, इनकोडेड डिजिट आ रहा है, उसको उससे क्वांटाइज सिग्नल को रिकवर करेगा। हमने क्या किया था, क्वांटाइज सिग्नल को एनकोड किया था, अब उस डिजिटल सिग्नल से वो वापस क्वांटाइज सिग्नल को बाहर निकालेगा डिकोडर, ठीक है। और उस क्वांटाइज सिग्नल को जो बाहर आया है उसको लो पास फिल्टर से हम लोग पास करेंगे, तो ये लो पास फिल्टर फिर मेरे को फाइनली इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो ये होता है प्रोसेस। अगर 2 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है तो आप इसको लिख सकते हो। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके साथ आपको ये बैंडविड्थ वाला चीज़ इंक्लूड कर देना जो मैंने बताया हुआ है, थोड़ा डिटेल में बता देना प्रोसेस को। तो अब आप जान गए हो कि सैम्पलिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है और इनकोडिंग क्या होता है। तीनों प्रोसेस आप डिफरेंटली जानते हो, अलग अलग। तीनों को मर्ज करने से जो प्रोसेस बनता है उसको बोलते हैं PCM, ठीक है। सो आप तीनों प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत एनालिसिस करके हमने बताया है सबको। शॉर्ट पे लिखने के लिए ये है, डिटेल अगर आता है तो आप लिख सकते हो खुद से, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल टू नॉइस रेशो ऑफ PCM सिस्टम।